जीवन करत्यास तू बहाल दुष्ट शक्ती जाळल्या मार्ग स्पष्ट दावण्या शिवसेनेची पेटली मशाल छत्रपती शिवाजी महाराज की भारत माता की शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचं चिन्ह मशालच निवडा. पेटली शिवसेनेची मशाल शंखनाद होऊ दे रणदुंदुभी वाजू दे नाद घोष गरजू दे निशाल दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्ट दावण्या पेटू दे शिवसेनेची मशाल शिवसेनेची मशाल हिंदू हा तुझा धर्म जाणून घे हेच मर्म जीवन करत्यास मी विनंती करतो बहाल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करावा. छत्रपती शिवाजी महाराज की. त्याचबरोबर भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्यात येत आहे. यानंतर छत्रपती शाहू महाराजांच्या प्रतिमेचं पूजन या ठिकाणी या मंचावर होत आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या सर्वांच्या प्रतिमांचं पूजन सन्माननीय प्रमुख नेत्यांच्या हस्ते संपन्न होत आहे. आणि यानंतर मी या प्रतिमा पूजनानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज की. भारत माता की. आणि मी विनंती करतो शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पक्षप्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे यांना त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. अत्यंत महत्वाची अशी ही इंडिया महाविकास आघाडीची परिवर्तन जाहीर सभा आणि या सभेसाठी सर्व सन्माननीय नेत्यांची उपस्थिती आहे. वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा शंखनाद होऊ दे रणदुंदुभी वाजू दे नाद घोष गरजू दे निशाल दुष्ट शक्ती जाळण्या मार्ग स्पष्ट दावण्या पेटू दे शिवसेनेची मशाल. काही वेळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शरदचंद्र पवार साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहेत. माननीय खरगे साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर आणि जमलेल्या माझ्या तमाम देशभक्त बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, उद्या 5 वाजता प्रचार संपतोय. तसं पाहिलं तर ही निवडणूक प्रचाराची सांगता सभा आहे आणि आपल्या विजयाची नांदी ठरणारी ही विराट जनसभा आहे. आज मुंबईमध्ये 2 सभा होत आहेत.
एका बाजूला तुम्ही सगळे आलेला आहात, आपण सगळे आलेलो आहोत, आणि दुसऱ्या बाजूला कोण जमले तुम्हाला कल्पना आहे. सगळे गद्दार आणि भाडोत्री, सगळे बेअकले आणि नकली, अशी असली शिवसेना, असली काँग्रेस, असली राष्ट्रवादी आणि सर्व मित्रपक्ष आहेत, त्यांची ही सभा आहे. तिकडे सगळी भाडोत्री माणसं आहेत, वक्ते भाडोत्री, उमेदवार भाडोत्री, आणि मला असं कळलं की माणसं सुद्धा भाड्याने आणलेत. इकडे एकाने तरी हात वर करून सांगायचं की कोणाला भाडं दिले का रे? एक तरी भाडखाऊ आहे. सगळे तिकडे गेलेत. आणि गंमत म्हणजे मी थोडासा रिपोर्ट घेत होतो, आता 4 जून पर्यंतचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलायला उभे राहिलेत, कारण 4 जून नंतर ते पंतप्रधान नसणार आहेत. हे आपण ठरवलेलं आहे. मी काल मुलाखत देताना एक शब्द वापरला की ज्याप्रमाणे नरेंद्र मोदीजींनी आपल्याला फसवलं होतं, नोटबंदी जाहीर केली, अचानक 8 वाजता उतरले टीव्हीवर आणि सांगितलं, आपल्याला सगळ्यांना वाटलं होतं की काहीतरी चांगलं पंतप्रधान आलेत, काहीतरी चांगलं बोलतील, पण आले आणि सांगितले की तुमच्याकडे ज्या चलनी नोटा आहेत त्या नोटा आज रात्री 12 वाजल्यापासून फक्त कागदाचे तुकडे राहतील, त्यांचं चलनी महत्व 12 वाजल्यापासून रद्द करण्यात येत आहे. त्याला डिमॉनिटायझेशन म्हणतात. मग तसंच मोदीजी, तुम्ही आज शिवाजी पार्कवरनं बोलतायत, बोलून घ्या. पंतप्रधान म्हणून शेवटचे मुंबईत आलायत, बोलून घ्या. कारण 4 जूनला संपूर्ण देश डिमोदीनेशन करणार आहे. याचा अर्थ असा की जसं चलनी नोटा फक्त कागदाचे तुकडे राहिले होते, तसं तुम्ही 4 जून नंतर फक्त नरेंद्र मोदी राहाल, देशाचे पंतप्रधान राहणार नाही, कोणत्याही परिस्थितीत राहणार नाही. मला काही वेळेला कीव येते काही लोकांची. काय लोक जमवतात, जणू काही देशातले सगळे प्रश्न संपलेत, महागाई कमी झालेली आहे, सगळ्यांना रोजगार मिळालेला आहे, सगळे खाऊन पिऊन ढेकर देऊन सुस्त पडलेत, अशा एका वातावरणात हे लोक राहत आहेत. चीन तिकडे ढेंगेमध्ये घुसलाय, आडवा तिडवा घुसलाय. तिकडे ना मोदी जायला तयार, ना अमित शहा जायला तयार. पण सगळी फौज भाडोत्री गद्दारांची घेऊन उद्धव ठाकरेला संपवायला आज इकडे आलेले आहेत. संपवून बघा, मी आव्हान देतोय. मोदीजी, तुमच्यात हिंमत असेल तर उद्धव ठाकरेला संपवण्याचा प्रयत्न करून बघा. नाही, हा माझा महाराष्ट्र तुम्हाला महाराष्ट्राच्या मातीत तुमचं राजकारण गाडल्याशिवाय राहणार नाही. कारण इकडे आम्ही तसबिरीचं पूजन केलं. छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकर, हा महाराष्ट्र, हा शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. तो शहा, मोदी आणि अदानीचा महाराष्ट्र आम्ही कदापि होऊ देणार नाही. तुम्ही किती प्रयत्न करा, तुम्ही किती डोकी आपटा, डोकी फुटतील, पण माझा मर्द मराठा जो हिम्मतवान आहे तो एक सुद्धा फुटणार नाही. आणि तुमच्याकडे तुम्ही सगळे गद्दार घेतायत, घ्या. उलट काही वेळेला एक गोष्ट बरी असते, जो निसर्गाचा नियम आहे, ऋतू येतात, ऋतू बदलतात, पानं उगवतात, पानं सडतात, आणि सडलेली पानं ही झडलीच पाहिजेत. ती जोपर्यंत झडत नाहीत तोपर्यंत नवीन अंकुर फुटत नाहीत. आज सगळे सडलेली पानं मी माझ्या शिवसेना वृक्षाने टाकून दिलेली आहेत. ती तुमच्या कचरा गोळा करणाऱ्या गाडीवाल्यांनी गोळा करून तुमच्या गळ्यात घातलेली आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा कचरा गोळा करणारा पक्ष झालेला आहे. कचरा गोळा करणारा पक्ष, कचरा जमाव पक्ष. भाडोत्री तर आहेच, भाकड आहेच, भेकड आहेच, आणि कमळाबाई तर आहेच आहे. पण ही पहिली निवडणूक अशी आहे की या वेळेला नरेंद्र मोदींना त्यांच्या प्रचाराची दिशा सापडत नाहीये. त्यांना एक असा उन्माद चढला होता
की ही देशातली जनता आपण काही केलं तरी ऐकेल. 400 पारचा नारा दिला होता. पण आपण काय दिला नारा? अब की बार भाजपा तडीपार. आणि हा नारा दिल्यानंतर ते चिडीचूप झाले. मग घराणेशाहीचा मुद्दा काढला. त्यांना असं वाटलं होतं की घराणेशाहीचा मुद्दा काढला तर उद्धव ठाकरे गप्प बसेल. अहो मोदीजी, तुम्ही कोणत्या घराण्याचे मला माहिती नाही. तुमच्या घराण्यावरती कसले कोणाचे संस्कार आहेत मला कल्पना नाही. मी एवढ्यासाठी म्हणतोय कारण माझं घराणं ज्या मातीत जन्माला आलं त्या मातीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला आले. आणि तुम्ही ज्या मातीत जन्माला आलात त्या मातीमध्ये औरंगजेब जन्माला आला. आणि आज तुम्ही जे काय संपूर्ण गल्लीबोळं फिरताय महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईची गल्लीबोळं धुंडळतायत तुम्ही, औरंगजेब सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या निधनानंतर 27 वर्ष हिंदवी स्वराज्य काबीज करण्यासाठी आग्रा सोडून महाराष्ट्रामध्ये आला. 27 वर्ष महाराष्ट्राशी झुंजला. पण पुन्हा त्यांनी आग्रा बघू शकला नाही. महाराष्ट्राने त्याला इकडेच मूठमाती दिली. आज तुम्ही काय म्हणून मतं मागतात महाराष्ट्रासाठी? काय अधिकार आहे? काय केलं तुम्ही महाराष्ट्रासाठी? गेल्या 2 वेळेला महाराष्ट्राने तुमच्यावरती प्रेम केलं. 40 पेक्षा जास्त खासदार मोदीजी तुम्हाला पंतप्रधान पदी बसवण्यासाठी माझ्या महाराष्ट्राने तुम्हाला दिले होते. मी सुद्धा त्याच्यात सामील होतो, ज्याचा मला आज पश्चाताप होतोय. पण तुम्ही पंतप्रधान झाल्यानंतर महाराष्ट्र लुटायला निघालात, मुंबई लुटलीत. हे तुमचे बाळासाहेबांचे विचार. बाळासाहेबांचं नाव घेण्याची तुमची लायकी नाहीये. काय म्हणून घेता तुम्ही नाव? ज्या बाळासाहेबांनी हिंदू हृदय सम्राट, एक तर पहिल्या प्रथम हिंदू हृदय सम्राट हा शब्द नीट उच्चारायला शिका. कारण तो त्यांच्या भक्तांनी दिलेला नव्हता. भक्त लाखो आहेत. जनतेने त्यांना हिंदू हृदय सम्राट म्हटलं. आणि तुमचा जो महाराष्ट्रावरचा आकस आहे हा पदोपदी दिसतोय. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही तुम्ही भिकारी करायला निघालात. महाराष्ट्रामधले उद्योग धंदे तुम्ही गुजरातला पळवून नेले. आणि काल परवाकडे जो त्यांनी रोड शो केला, काय उन्माद काय असतो तो काल बघायला मिळाला. जिथे 2 दिवसापूर्वी ते होर्डिंग कोसळून त्याच्यात काही जण मृत्युमुखी पडले, त्यांचं रक्तही सुकलं नव्हतं, त्याच्या आत त्याच विभागामध्ये ढोल ताशे बडवत, लेझिम बिझिम सगळं वाजत गाजत, फुलं उधळत तुम्ही स्वतःचा रोड शो केला. हे एवढे निर्दयी झालात तुम्ही. एक तर तुम्ही ज्या शिवसेनेने तुम्हाला कठीण काळामध्ये मदत केली त्या शिवसेनेला तुम्ही नकली म्हणता. मग असं नेमकं आहे तरी काय की उद्धव ठाकरेचं तुम्ही पक्ष चोरला, चिन्ह चोरलत, वडील पण पळवलेत, तरी देखील ही लोक हटत का नाहीत माझ्याकडनं? काही लोक माझ्या सोबत आहेत. मी जिथे जिथे जातो तिकडे गर्दी होते, प्रत्येक ठिकाणी गर्दी होते. आणि लोक समोरून सांगतायत उद्धवजी चिंता करू नका, आम्ही तुमच्या सोबत आहे, तुम्ही लढा, फक्त या हुकुमशहाला गाडा, तुम्ही या हुकुमशहाला गाडा. ही लढाई माझी मी लढत नाहीये, ही लढाई मी तुमची लढतोय. हे सगळे जण एकत्र आलेले आहेत. हे स्वतःची लढाई लढायला आलेले आहेत. देशाचं स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी, देशाचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी आपण सगळे एकत्र आलेलो आहोत. आणि इंग्रजांच्या काळामध्ये सुद्धा जर कोणी असा विचार केला असता, अरे एवढे ताकदवान आहेत इंग्रज, काय होणार यांच्या पुढे, मारून टाकतील, मारली लोक, फासावरती गेली, घरदार कुटुंब सगळ्यावरती त्यांनी निखारा ठेवला. पण तरुण तरुण मुलं क्रांती त्यांनी केली, लढ्यामध्ये उतरली, फासावरती चढली, तुरुंगवास भोगला, हाल अपेष्टा सोसल्या. कोणासाठी? देशासाठी. काल जो मी प्रश्न विचारला तोच पुन्हा विचारतोय, देश म्हणजे आहे तरी काय? भारत माता की जय आपण बोलतो, ती भारत माता आहे तरी कुठे? नाशिकच्या सभेमध्ये जेव्हा मोदीजींनी सुरू केलं हिंदू मुसलमान, तेव्हा समोरचा एक शेतकरी उठला, उभा राहिला आणि त्यांनी सांगितलं की कांद्यावरती बोला. ती क्लिप तुम्ही बघा, मुद्दामून बघा, मोदींच्या डोळ्यांकडे बघा.
हुकुमशहाची नजर कशी असते, राक्षसी. अरे शेतकरी तुमच्याकडे पंतप्रधान म्हणून कांद्याचा हमीभाव मागतोय, कांद्याला भाव मागतोय, निर्यात बंदी उठवा सांगतोय. त्याचं न ऐकता तुम्ही भारत माता की जय, भारत माता की जय. मग भारत माता मोदीजी, तुमची भारत माता नेमकी आहे तरी कुठे? माझी भारत माता माझ्या समोर बसलेली आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी हा सुद्धा भारत माताच आहे. मणिपूरमध्ये ज्यांचे धिंडवडे काढले गेले त्या महिला सुद्धा भारत माताच आहेत. देश म्हणजे देशातली माणसं आहेत. देश म्हणजे देशातले दगडधोंडे नाही आहेत. दगडधोंडे म्हणजे देश नाही. कदाचित पंतप्रधान म्हणजे दगडधोंडा असू शकेल, पण देश दगडधोंडा असू शकत नाही. मग तुम्हाला संवेदनाहीन झालेला आहात तुम्ही. आणि तुमची 10 वर्षातलं एक तरी काम असं सांगा की ज्या जोरावरती तुम्ही मतं मागताय. दर वेळेला काही निवडणूक आल्यानंतर हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. अरे इकडे सुद्धा आले असतील मुसलमान, आलेत का रे? आलेत ना. आता त्यांच्या पोटात दुखते की उद्धव ठाकरेच्या बरोबर आणि इंडिया आघाडीच्या बरोबर, महाविकास आघाडीच्या बरोबर हे मुसलमान सगळे येत आहेत. मग कधीतरी मुसलमानांना घुसखोर ठरवायचं, कधीतरी जास्त मुलं होणाऱ्यांना म्हणून आम्ही त्यांना संपत्ती वाटणार असं बोलायचं. आणि काल परवा तर बोलले की मी ज्या क्षणी हिंदू मुसलमान भेद करेन त्या क्षणी मी ह्या राजकीय जीवनाचा त्याग करेन. मोदीजी, तुम्हाला त्याग कधीच करायला पाहिजे होता, कधीच करायला पाहिजे होता. तुम्ही एक तर यांना घुसखोर बोलता, एक तर यांना देशद्रोही ठरवता. आणि काल तुम्ही जे बोललात की मी हिंदू मुसलमान भेद कधी करतच नाही, मग का आम्ही करतो? आम्ही करतो का? मग नाही म्हणे माझं बालपण आमच्या आडोस पडोस सगळीकडे मुस्लिम कुटुंबीय राहायचे आणि त्यांच्या सोबत माझं बालपण गेलेलं आहे. मी सुद्धा त्या ताजियाच्या खालून गेलेलो आहे. ईदच्या दिवशी आमच्या घरी स्वयंपाक होत नव्हता, मुस्लिम कुटुंबियांकडनं आमच्या घरामध्ये जेवण येत होतं. मग काहीतरी मिठाची काहीतरी ठेवा ना तुम्ही, खाल्लेल्या मिठाची. आणि मग मुस्लिम कुटुंबियांकडनं जेवण येत होतं, त्याचा मेनू पण सांगा काय. मग तो तुम्ही खाल्ला होतात की नव्हता? मग अमित शहाना सांगा की तुम्ही ते सगळं खाल्लं होतं. कारण अमित शहा काल बोललेत की मोदींना तिसऱ्या वेळेला पंतप्रधान का करायचंय, तर जो कोणी गोहत्या करेल त्याला उलटा टांगून आम्ही सरळ करू. म्हणजे मला कळलं नाही नेमकं काय करणार. उलटा टांगणार मग परत सरळ करणार. मग तो सरळ आहे तो बरा आहे ना, त्याला उलटा का करताय? म्हणजे तुमच्या बोलात बोल काही नाहीये. आणि मग कधीतरी काहीतरी नाटकं करायची. आज कोणतेही विषय त्यांच्याकडे नाहीयेत. 25च्या वर सभा केवळ महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या झाल्या. एका तरी सभेत मोदी या अरविंद जी आइए. बघा एक एक साथी आपल्याकडे, पण फक्त एक दोन गोष्टी सांगतो. मोदीजींचं जे चाललेलं आहे, आईचं कर्तव्य काय असतं? जसं शोले मधला एक तो डायलॉग आहे, गब्बर सिंग सांगतो कि दूर गांव में आधी रात जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा वरना गब्बर आ जाएगा. तसाच देशातली जनता मोदींना सांगते की आम्हाला भूक लागले, आम्हाला अन्न पाहिजे, आम्हाला नोकऱ्या पाहिजेत, आम्हाला सुरक्षा पाहिजे. मोदी सांगतात गप बसा नाहीतर मुसलमान येतील. अहो 10 वर्ष तुम्ही तिकडे उभवली खुर्ची. या 10 वर्षामध्ये तुम्हाला हा सलोखा करता नाही आला. दर वेळेला काय झालं की पाकिस्तानची भीती दाखवता तुम्ही. चीन बद्दल का नाही बोलत? बेकारी बद्दल का नाही बोलत? आणि मग त्यांचं जे आता सुरू झालं, मला खरंच कीव येते. तुम्ही शिवसेना प्रमुखांच्या पुत्राला नकली संतान बोलताय. मोदीजी, तुमची असलियत काय आम्हाला काढावी लागेल. आणि मी माझ्या या सगळ्या मुंबईकरांच्या
समोर तुम्हाला आव्हान देतोय, चला एका व्यासपीठावर येऊया. मी माझी 7 पिढ्यांची वंशावळ जनतेसमोर ठेवतो. मोदीजी तुमची असली तर तुम्ही ठेवा. तुमच्या 7 पिढ्यांनी देशासाठी काय केले ते सांगा, आणि माझ्या ठाकरे घराण्याच्या 7 पिढ्यांनी काय केले हे मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही कोण आम्हाला सर्टिफिकेट देणारे? काय ब्रह्मदेवाचे बाप झालात? नाही, ते तर बोलून झालंच आहे, हे तर बोलूनच झालेलं आहे. पण मोदीजी इकडे सगळे जे मुंबईकर आहेत, हे मुंबईकर जेव्हा संकटात असतात तेव्हा त्यांना मदत करायला धावून जातो तो शिवसैनिक जातो, भाजपचा कार्यकर्ता नाही जात. कुठे आग लागली, कुठे पूर आला, कुठे ऍक्सिडेंट झाला, कुठे बॉम्बस्फोट झाला, पहिला धावून जातो तो शिवसैनिक जातो. तो वाचवणाऱ्याला विचारत नाही तू कोण आहेस रे, हिंदू आहेस का, मुसलमान आहेस, मराठी आहेस का, गुजराती आहेस, उत्तर भारतीय आहेस का, दक्षिण भारतीय आहे. आणि अशा बचाव कार्यामध्ये अनेक शिवसैनिकांनी स्वतःचे जीव सुद्धा गमावलेले आहेत. मोदीजी तुमचा पक्ष एकतर स्वातंत्र्य लढ्यात नव्हताच, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सुद्धा नव्हताच. उलट तुमचे जे पूर्वज होते मोरारजी भाई देसाई, त्यांनी मराठी माणसांनी इकडे गोळ्या घातल्या होत्या, 105 हुतात्मे झाले होते. संघर्ष करून रक्त सांडून ही मुंबई आम्ही मिळवलेली आहे. आणि मोरारजी भाईंनी तेव्हा पोलिसांना सांगितलं होतं की मी गोळ्या तुम्हाला माणसांना मारायला दिल्यात, गोळ्या वाया घालवायच्या नाहीत. ही एवढी मस्ती तुम्ही आमच्या घरात येऊन आम्हाला दाखवणार? मुंबईमध्ये तुमच्या कंपन्या दादागिऱ्या करतात, मराठी माणसाला इकडे प्रवेश देणार नाही. मी सगळ्या गुजराती लोकांबरोबर विरुद्ध नाहीये. तुषार गांधींना मी काल सुद्धा सांगितले, गुजराती सुद्धा आमचे आहेत, गुजरात सुद्धा आमचाच आहे. पण हे मोदींमुळे जे 2-5 मस्तवाल झालेत त्यांना सांगतोय वेळीत सुधरा. मराठी माणसाला जर का तुम्ही प्रवेश दिला नाही तर तुमची दरवाजे तुमचे आम्ही बंद करून तुम्हाला गुजरातला पाठवल्याशिवाय राहणार नाही. गेट आउट. आणि मोदींना पण सांगतोय, इकडे आम्ही मराठी, गुजराती, हिंदी सगळे एकत्र राहतोय, मुसलमान सुद्धा राहत आहेत, गुण्या गोविंदाने राहत आहेत. आमच्यामध्ये मीठ कालवू नका, मिठाचा खडा टाकू नका. कोरोनाच्या वेळेला अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. महाविकास आघाडीचं सरकार होतं. मी स्वतः अमित शहा आणि मोदींना फोन करून सांगत होतो की माझ्याकडे राहणारे उत्तर भारतीय गावी जाऊ इच्छित आहेत, घरी जाऊ इच्छित आहेत, तुम्ही ट्रेन उपलब्ध करून द्या, मी पैसे देतो, सरकार पैसे देईल. नाही 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 नाही, अभि नाही. मग सगळे निघाले. मी त्यांना सांगितलं की कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. नाही 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 नाही, अभि कुछ तो करो. मग काही दिवसांनी सगळ्यांचा संयमाचा बांध तुटला आणि लोंढेच्या लोंढे निघाले. तरी देखील ठिकठिकाणी जिथे जिथे त्यांना थांबवता येणं शक्य होतं तिकडे आम्ही थांबवलं. जवळपास 7 ते 8 लोकांना, परप्रांतीय जे मजूर आहेत त्यांना जिथे जिथे थांबले तिथे त्यांच्या छावण्या उभ्या केल्या. त्यांना दिवसातनं 2 ते 3 वेळा आपण जेवण देत होतो, औषध पाणी देत होतो. पण मोदी सरकारने आपल्याला ट्रेन दिली नव्हती, अजिबात दिली नव्हती. आणि मग उत्तर भारतात जे घडलं होतं, उत्तर प्रदेशमध्ये जे घडलं होतं, मोदी जी आप तो कह रहे कि गंगा माँ ने आपको गोद ले लिया है. जब गंगा माँ में लाशें बह रही थी तो गंगा माँ के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? महाराष्ट्रामध्ये एका सुद्धा मृतदेहाची विटंबना आपण होऊ दिली नव्हती. सगळं प्रशासन आणि तुम्ही सगळ्यांनी जी साथ दिली, सहकार्य केलं, त्याच्यामुळे महाराष्ट्र वाचला. आणि तुम्ही आमच्यावरती आरोप करता कोरोना काळामध्ये घोटाळा झाला, खिचडीचा घोटाळा. मग तुमचेच कर्नाटकामधले ते बसवगौडा, यत्नाळ, चेन्नीतला जी आपको मालूम होगा, आपके अगल बगल कर्नाटका में है, भाजपचेच आमदार, त्यांनी जाहीर आरोप केला. कारण त्यांना काहीतरी विचारणा केली तर त्यांनी सरळ ठणकावून सांगितलं मोदी आणि शहाना, तुम्ही मला नोटीस पाठवाच, मी तुमची सगळी कुलंगडी बाहेर काढतो. कसा कोरोना काळामध्ये तुम्ही 40,000 कोटीपेक्षा जास्त घोटाळा केलेला आहे रुपयांचा, हा मी बाहेर काढतो. आणि पुढे ते म्हणाले की तेव्हा भाजपचं सरकार होतं, पण तरी देखील भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारीच आहे. आज तुम्ही जे आमच्यामध्ये लढायला लावतायत, मारामाऱ्या लावतायत, शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही तुम्हाला रुचत नाही, गद्दारांची घराणेशाही तुम्हाला चालते. काल कल्याणमध्ये गेलो होतो, तिकडे गद्दार त्यांचा मुख्यमंत्री आणि त्याचं कार्ट, त्याला तुम्ही उमेदवारी दिली.
म्हणजे ही सगळी तुमची पालखी वाहणारी, तुमचे तळवे चाटणारे गद्दार तुम्हाला चालतात, त्यांची घराणेशाही चालते, पण शिवसेना प्रमुखांची चालत नाही. ज्या महाराष्ट्रामध्ये प्रमोद महाजन या व्यक्तीने भाजपाची पाळं मुळं रुजवण्यासाठी मेहनत घेतली, प्रमोद महाजन नसते तर शिवसेना भाजपा युती झाली नसती, आणि प्रमोद महाजन जर असते तर नरेंद्र मोदी नाव दिसलं नसतं, प्रमोद महाजन पंतप्रधान झाले असते. पण गद्दारांच्या मुलांना तुम्ही उमेदवारी देता, आणि ज्यांनी तुमच्या पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या त्या प्रमोद महाजनच्या मुलीला, पूनम महाजनला तुम्ही तिकीट नाकारता. आमच्याकडचे सगळे भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेले, ज्यांच्याकडे ईडी, इन्कम टॅक्स, सीबीआयच्या धाडी टाकल्या तुम्ही, त्यांना उमेदवारी दिल्या. मग पूनम महाजनचा गुन्हा काय तुम्ही सांगा ना. जरी तुमच्या पक्षात असली तरी मी तुम्हाला विचारतोय मोदीजी, कारण प्रमोदजी आणि माझे हे भावाभावाचे संबंध होते. पण काही नाही, शेंडा नाही, बुडखा नाही, तुम्ही जगा नाही तर मारा, पण मला पंतप्रधान करा. मग उद्धव ठाकरे त्याच्या मुलासाठी लढतोय, पवार साहेब त्यांच्या मुलीसाठी लढतायत. अहो मोदीजी, आम्ही लढतोय की नाही जनता ठरवेल काय करायचं ते, पण तुम्ही स्वतः तिसऱ्यांदा बोल्यावरती चढताय, त्याचं काय करायचं, त्याचं काय करायचं. आणि म्हणून मी एक शेवटची एक कविता, जी संपत सरल हे जे कवी आहेत त्यांनी लिहिलेली आहे. संपत जी, आपकी इजाजत लिए बगैर मैं पढ़ रहा हूं. मला काय हक्कभंगाची वगैरे नोटीस पाठवू नका, कारण मी जनतेसाठी तुम्ही लिहिले म्हणून जनतेसाठी हिंदीतली कविता वाचतोय. त्यांनी काय सांगितलं की एक राजा होता, राजा सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, प्रजा ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया, खाली हाथों ने काम मांगा, राजा अपने हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जिलेबियां खाने को उछलने लगा, बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर से आर पार कूदना शुरू किया, प्रजा ने मुद्रा स्थिति और मुद्रा अवमूल्यन म्हणजे रुपयाचं अवमूल्यन वगैरे ह्या ज्या भानगडी असतात की स्थिति पर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठने लगा. म्हणजे जे जे प्रश्न आपण उपस्थित करतो त्याला बगल कशी द्यायची हे मोदीजी करतायत. समोरचे प्रश्न जणू काही संपलेच आहेत आणि मग हिंदू मुसलमानामध्ये आगला. आता केजरीवाल साहेब आलेत. केजरीवाल साहेबांना कशाला अटक केलेली, कोणीतरी स्टेटमेंट दिलं म्हणून. केजरीवाल जी, मैं आपको बताता हूं, यहाँ कल्याण में भाजपा का एक विधायक है गणपत गायकवाड, जेलमध्ये आहे. त्यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये गोळीबार केला आणि प्रेसनी त्यांना जेव्हा विचारलं त्यांनी सांगितलं हो मी गोळीबार केला. पण जर या मिंद्याच्या हातामध्ये हे राज्य राहिलं तर महाराष्ट्रामध्ये गुंडाराज सुरू होईल. आणि सुनी सुनाई बातों पर आपके ऊपर जो कार्रवाई की, ते गणपत गायकवाडचं स्टेटमेंट चॅनलकडे आहे, वृत्तपत्रात आलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं की माझे करोडो रुपये मिंदेकडे आहेत, क्यों नहीं ईडी एकनाथ शिंदे की इंक्वायरी करती, मिंदे की इंक्वायरी क्यों नहीं करते. केवळ तुमच्याकडे आले म्हणजे ही तुमची गॅरंटी की भ्रष्टाचार करा, जेवढं खायचं तेवढं खा, पण खाऊन भाजपात या, आपको कुछ भी नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा, ये मेरी गॅरंटी आहे, मोदी जी की गॅरंटी आहे. या सगळ्या गॅरंट्या, करंटी गॅरंटी ही आता बस झाली. आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या तुम्ही पाठीत वार केला. मी प्रत्येक सभेत सांगतो तेच तुम्हाला सांगतो की हा महाराष्ट्र भोळा आहे, बाभळा आहे, पण हा महाराष्ट्र मूर्ख नाही आहे. महाराष्ट्राला जर का कोणी प्रेमाने आलिंगन दिलं तर महाराष्ट्र सुद्धा प्रेमाने आलिंगन देईल. पण जर कोणी पाठीत वार केला तर महाराष्ट्र वाघ नख काढून कोथळा बाहेर काढल्याशिवाय राहत नाही. आणि महाराष्ट्राने आता वाघ नख बाहेर काढलेली आहे. आणि म्हणूनच ही लढाई आम्ही व्यासपीठावर जमले त्यांची नाही आहे, ही लढाई तुमची आहे. तुम्ही ठरवायला पाहिजे की तुमचं भविष्य काय असणार आहे. तुम्हाला स्वातंत्र्य पाहिजे का गुलामी पाहिजे. तुम्हाला सगळं मोकळं पाहिजे, बोलण्याचा वगैरे अधिकार पाहिजे. तुमचे तुम्ही स्वामी व्हायला पाहिजेत की मोदींचे लाचार व्हायला पाहिजेत, हे तुमचं तुम्हाला ठरवायचं आहे. आणि मला खात्री आहे ज्या तळमळीने मी तुमच्याशी बोलतोय, करोना काळामध्ये जे जे मी बोललो ते तुम्ही ऐकलात. करोना व्हायरस पासून म्हणूनच आपण वाचलो. आता या हुकुमशहाच्या व्हायरस पासून
देशाला वाचवण्यासाठी एकच हिम्मत करून फक्त एका बोटाने या हुकुमशाला गाडून टाका आणि जिथे जिथे शिवसेनेची मशाल आहे ती मशाल यांच्या बुडाला अशी लावा की पुन्हा हे महाराष्ट्रात येता कामा नयेत. जिथे काँग्रेसचा हात आहे तो हात त्यांच्या असा बसला पाहिजे की ते पुन्हा येता कामा नयेत. आणि तुतारी तर अशी वाजली पाहिजे की यांची भीतीने बोबडी वळली पाहिजे. एकजुटीने हा आपल्या हुकुमशाही विरुद्धचा लढा नुसता लढायचा नाही तर तो आपल्याला जिंकायचा आहे आणि तो जिंकल्याशिवाय आपण राहणार नाही हा विश्वास व्यक्त करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद उद्धव साहेब. महाविकास आघाडीचा आणि यानंतर मी विनंती करतो आपचे अध्यक्ष आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे. मंच पे मौजूद कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब, असली शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी, असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण और इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सीधे जेल से आ रहा हूं आप लोगों के बीच में. जेल का जवाब, जेल का जवाब. दिल्ली से आया हूं झोली फैला के आपसे भीख मांगने के लिए. मेरे भारत को बचा लो, मेरे देश को बचा लो. हमारे देश को प्रधानमंत्री जी तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं. हमारे देश को बाबा साहब अंबेडकर ने एक शानदार संविधान दिया था, जनतंत्र का. जनता चुनेगी, वोट करेगी, लोग चुने जाएंगे, वो शासन करेंगे. जिनको जनता चुनेगी वो शासन करेंगे. जनता के मुताबिक काम किए. अब धीरे 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 प्रधानमंत्री जी ये शासन, ये जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं. मेरा उदाहरण लीजिए. दिल्ली में हमें 2015 में दिल्ली में 70 सीट हैं, विधानसभा में 70 सीट हैं. 70 में से 67 सीट, 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी. 5 साल बाद चुनाव हुए 2020 में और 2015 में 67 सीट आम आदमी पार्टी को, 3 सीट बीजेपी को. 2020 में 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, 8 सीट बीजेपी को. तो मोदी जी ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं सकते, तो मोदी जी ने एक षड्यंत्र रचा, एक फर्जी केस बनाया. उसमें मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को, सबको उसमें गिरफ्तार किया और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया. अगर हरा नहीं सकते तो गिरफ्तार कर लो. उन्हें लगा कि गिरफ्तार करेंगे तो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल ने तय किया सरकार जेल से चलाएंगे.
मैंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार जेल से चलाएंगे। अगर मोदी जी जनतंत्र को जेल में कैद करेंगे तो हम जनतंत्र को जेल से चला के दिखाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। हमारी एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों में है, पंजाब में, दिल्ली में। मैं सोच रहा था मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार क्यों किया। मेरे जैसे छोटे से, वो तो इतने बड़े आदमी हैं, इतना उनके पास साधन है, तमाम उनके पास रिसोर्सेज हैं, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। मुझे गिरफ्तार किया क्योंकि दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। दिल्ली के गरीब बच्चों के लिए मैंने अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, शानदार सरकारी स्कूल बनाए। मोदी जी नहीं चाहते कि गरीब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए जाएं, वो इस काम को रोकना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। मैंने मान लो 500 स्कूल बनाए। मोदी जी आपका बड़प्पन तो तब था आप 5000 स्कूल बनाते। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप 5000 स्कूल बनाते तब आपका बड़प्पन था। आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करके स्कूलों का काम रोक दिया दिल्ली के अंदर। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि दिल्ली में मैंने इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सरकारी अस्पताल बनाए शानदार, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, दवाइयां, टेस्ट सब कुछ मुफ्त कर दिया 2.5 करोड़ दिल्ली के लोगों के लिए। मोदी जी ये काम रोकना चाहते हैं, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया। और विडंबना देखिए, दिल्ली के लोगों के लिए मैंने सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, लेकिन जब मैं तिहाड़ जेल में गया 15 दिन तक मेरी दवाइयां बंद करवा दी मोदी जी ने तिहाड़ जेल के अंदर। मैं शुगर का मरीज हूं 20 साल से, और 10 साल से इंजेक्शन ले रहा हूं इंसुलिन के। रोज 4 इंजेक्शन लगते हैं मेरे को इंसुलिन के, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं रोज। लेकिन जब मैं तिहाड़ गया, मोदी जी ने मेरे इंजेक्शन बंद करा दिए। 15 दिन तक मेरी 300 पहुंच गई शुगर, 350 पहुंच गई शुगर। मैं बोलता रहा वहां पे अफसरों को, कर्मचारियों को, मुझे इंसुलिन चाहिए, उन्होंने नहीं दी। बोले ऊपर से आदेश है, इंसुलिन नहीं दे सकते। अगर किसी आदमी को कई दिनों तक शुगर हाई रहे तो उसकी किडनी खराब हो जाती है, उसका लिवर खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता ये क्या करना चाहते थे मेरे साथ, लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जब विरोधियों को और विपक्षी पार्टी के लोगों को जेल में डाल के उनके शरीर को खराब कर दिया गया। मुझे गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली के सभी लोगों की मैंने बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली में लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपकी बड़प्पन तो तब होता जब आप पूरे देश के लोगों की बिजली मुफ्त कर देते। आपने दिल्ली के लोगों की बिजली आप रोकना चाहते हो, इसलिए आपने मुझे गिरफ्तार किया। अब दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं कि मुझे 2 तारीख को दोबारा जेल जाना है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है। अगर आपने इंडिया गठबंधन को जिता दिया, अगर आपने इंडिया गठबंधन की सरकार बना दी तो मुझे जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं कमल दबा देना, और जो मुझे आज़ाद देखना चाहते हैं इंडिया गठबंधन को जिता देना। जब आप बटन दबाने जाओ तो इस बार बटन केजरीवाल को जेल भेजने या केजरीवाल को आजाद करने के लिए दबाना। रशिया का नाम सुना है? रशिया, पुतिन ने क्या किया, जितने विपक्षी नेता थे उनको सबको कैद करके जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव करवाए। 87% वोट मिल गए, 87%। जब विपक्षी नहीं होगा, लड़ने वाले नहीं होंगे, सारे वोट आप ही को मिलेंगे। बांग्लादेश में भी अभी ऐसा हुआ, उसने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और शेख हसीना जीत गई। पाकिस्तान में भी यही हुआ।
इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। अब मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अब यही काम मोदी जी देश में कर रहे हैं, हमारे देश में, कि सारे विपक्ष को खत्म कर दो। उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया चुनाव के 1 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब हमारा अकाउंट फ्रीज करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके वकील ने बोला है कि आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज करेंगे। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टालिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे। अरे मोदी जी दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना। सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं, अंडरग्राउंड चल रहा है। उस मिशन का नाम है 1 नेशन 1 लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। उसके लिए वो 2 लेवल पे काम कर रहे हैं। एक लेवल जितने विपक्ष के नेता हैं एक एक करके सबको जेल में डाल रहे हैं, कईयों को डाल दिया, और अगर वो जीत गए, भगवान ना करे वो जीते, अगर वो जीत गए, मैं आपको चैलेंज करता हूं अगले चुनाव तक ठाकरे साहब भी जेल में होंगे, खड़गे साहब भी जेल में होंगे, राहुल गांधी भी जेल में होंगे, प्रियंका भी जेल में होगी, केजरीवाल तो है ही जेल में, शरद पवार साहब भी जेल में होंगे, ममता जी भी जेल में होंगी, स्टालिन भी जेल में होंगे, पिनराई विजयन भी जेल में होंगे। तो एक उनके लेवल पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को सबको जेल में डाल दो, जैसे पुतिन ने, शेख हसीना ने, जैसे पाकिस्तान वालों ने जेल में डाला। और दूसरे लेवल पे उनकी अपनी बीजेपी पार्टी में जितने नेता हैं सबको पैदल कर दिया, सबकी राजनीति खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे को खत्म कर दिया, डॉक्टर रमन सिंह को खत्म कर दिया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया। एक ही बचा है, कौन है? अगला किसका नंबर है? अगला किसका नंबर है? सारा देश जानता है अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का है। अगर ये जीत गए तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा देंगे ये लोग। बड़ा खतरनाक, एक ही नेता बचेगा और वो भी बस वही राज करना चाहते हैं। लेकिन एक और चीज है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक नियम बनाया बीजेपी के लिए कि जो नेता 75 साल का हो जाएगा बीजेपी में, उसको रिटायर करना पड़ेगा, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगी, और अगर वो किसी पद पे काम कर रहा है तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। उस रूल के तहत उन्होंने सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया, फिर मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया, फिर उन्होंने सुमित्रा महाजन को रिटायर किया, फिर उन्होंने यशवंत सिन्हा को रिटायर किया और कई लोगों को रिटायर किया। अगली साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। और मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मोदी जी ने तय किया है वो अपने बाद अमित शाह को तो इस बार मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। आप अपने आसपास जितने बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के भक्त हैं, उनको बोलना अगर वो वोट डालने जाएं
ये सोच के जाएं कि वो अमित शाह के लिए वोट दे रहे हैं, मोदी जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आंख बंद कर लें और सोचें कि मोदी जी की बजाय अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले। और उसमें भी जितने पिछले 2 साल से इस पे काम कर रहे हैं मोदी जी, जितने नेता थे बड़े छोटे बीजेपी के अंदर, सबको खत्म कर दिया। शिवराज सिंह चौहान को, वसुंधरा राजे को, डॉक्टर रमन सिंह, योगी आदित्यनाथ को 2 महीने में हटा देंगे ताकि रास्ता साफ हो जाए, अमित शाह बचे केवल। ये बात मैंने जेल से निकलने के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी। जैसे ही मैंने कहा, सबसे पहले अमित शाह बोले नहीं नहीं मोदी जी रहेंगे हमारे 5 साल प्रधानमंत्री, मोदी जी रहेंगे। उसके बाद एक के बाद एक ही दिन में 24 घंटे में इतने नेताओं ने कहा मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी। मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी या तो कह दे, देश के सामने कह दे कि वो रूल तो मैंने अडवाणी जी से छुटकारा पाने के लिए बनाया था, मैं तो रहूंगा। या तो मोदी जी कह दे भाई मैं तो रहूंगा, ये रूल मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये तो मैंने अडवाणी जी की राजनीति खत्म करने के लिए बनाया था, उनको रास्ते से हटाने। लेकिन अभी तक मोदी जी नहीं बोले। इसका मतलब मोदी जी रिटायर करेंगे और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मैं देख रहा हूं महाराष्ट्र में इन दिनों कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हैं मोदी जी। अभी थोड़े दिन पहले आए, इतनी गंदी गालियां देते हैं वो। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। वो पवार साहब के लिए बोले भटकती आत्मा। ये शोभा देता है प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को? शरद पवार जी की, इतने सीनियर नेता हैं देश के, आपकी उनसे वैचारिक भिन्नता हो सकती है, अलग अलग पार्टी में हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। 84 साल की उम्र है शरद पवार जी की, मोदी जी की 74 साल की उम्र है, 10 साल बड़े हैं उनसे, और उनको कहते हैं भटकती आत्मा। ये तो सड़क छाप बात है। वो उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं, क्या बोले उद्धव ठाकरे जी को? नकली संतान। उद्धव ठाकरे जी को कहते हैं नकली संतान। ये कोई भाषा है प्रधानमंत्री की? इस तरह से बोलते हैं प्रधानमंत्री? ये शरद पवार की बेइज्जती नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की बेइज्जती नहीं है, ये महाराष्ट्र के एक एक व्यक्ति की बेइज्जती है। इस बार जब वोट डालने जाओ तो ऐसा बटन दबाना कि महाराष्ट्र की इज्जत ऊंची हो और महाराष्ट्र की बेइज्जती का बदला लिया जाएगा उसका। मेरे को इन्होंने 21 दिन की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जेल से बाहर आऊंगा इतनी जल्दी, लेकिन बजरंगबली की कृपा है मेरे ऊपर। बजरंगबली की कृपा है। अचानक एक दिन मैं सेल में बैठा था, मेरा 25 नंबर सेल है, जेल नंबर, अब दोबारा जाना है मुझे, आप लोग मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं जेल में। सेल नंबर 25, जेल नंबर 2, तिहाड़ जेल। और मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए मोदी जी ने। 2 सीसीटीवी कैमरे हैं, 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती है। 13 अफसर बिठा रखे हैं, एक एक अफसर के पास 2-2 टीवी स्क्रीन है जिसपे मैं कितने बजे उठता हूँ, बाथरूम कितने बजे जाता हूँ, कितनी देर टॉयलेट करता हूँ, खाना खाता हूँ, टीवी देखता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता। आप सोच के देखो, अगर आपको ये पता चले कि 24 घंटे आपके हर मूवमेंट को कोई मॉनिटर कर रहा है, जीना मुश्किल हो जाता है। और 2 टीवी स्क्रीन प्रधानमंत्री जी के अपने दफ्तर में लगे हुए, 24 घंटे मोदी जी मेरे को देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो एक दिन मैं टीवी देख रहा था, अचानक मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को बेल दे दी। मैं 21 दिन के लिए बाहर आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई, उसी वजह से आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, ये 21 दिन का एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक पल मैं देश को बचाने के लिए गुजारूंगा। 24 घंटे काम कर रहा हूं। कल सवेरे लखनऊ गया था, फिर पंजाब गया, आज सवेरे पंजाब में था, आज मैं अभी बॉम्बे आया हूं, अभी भिवंडी गया था, भिवंडी से बॉम्बे आया हूं, अब रात को दिल्ली निकलूंगा।
उसके बाद झारखंड जाना है कल या परसों में। पूरे देश में घूम के मेरा एक ही लक्ष्य है, किस तरह से अपनी भारत माता को बचाना है, देश को बचाना है, तानाशाही से बचाना है। दोस्तों, मैं तो आज आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा, जैसा मैंने कहा अगर इनकी सरकार आ गई तो ये ठाकरे साहब को भी, शरद पवार जी को भी, सबको जेल में डाल देंगे। तो जो करे उद्धव ठाकरे से प्यार, उसे करना होगा मोदी को इनकार। जो करे शरद पवार को प्यार, उसे करना होगा मोदी को इनकार। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन के यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। मैंने एक वीडियो देखा, मैं बड़ा चिंतित हो गया वो वीडियो देख के सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने वोट दे के बाहर निकला, उससे मीडिया वाले ने पूछा किसको वोट दिया? बोला शरद पवार को। बोला कौन से निशान पे? बोला घड़ी के निशान पे। अभी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, इस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है। लोग, मैं देख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बीजेपी को नकार रहे हैं, लेकिन अगर गलत सिंबल पे वोट डल गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है, जितने लोग आज यहाँ आए हैं, वापस जाके अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पड़ोस में बोल देना कि असली शिवसेना का सिंबल बदल गया है, असली शिवसेना का सिंबल ये है, मशाल है। ये बताना पड़ेगा सबको, बताना पड़ेगा सबको। और असली एनसीपी का सिंबल जो है वो अब घड़ी नहीं है, वो तुतारी बजाने वाला आदमी है। वो बताना पड़ेगा सबको, हम सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन पार्टी के साथ साथ जनता की भी जिम्मेदारी है। और लास्ट में एक ही चीज कहूंगा, 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे, मैं तब तक जेल जा चुका हूंगा, जेल से नतीजे देख रहा हूंगा। पिछली बार 48 में से 42 सीट एनडीए की आई थी, इस बार 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। अगर 48 में से 42 सीट इंडिया गठबंधन की आई तो मुझे जेल के अंदर बड़ा सुकून मिलेगा। आप सब लोगों ने, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने, ठाकरे साहब ने, पवार साहब ने, खड़गे साहब ने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने सुना। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान आपका खूब खुशियां दे। भारत माता की। धन्यवाद केजरीवाल जी। आणि आता आपण त्यांचे विचार ऐकणार आहोत। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरदचंद्रजी पवार साहेब, आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया। आणि फाशी सरकारी बंदोबस्ती या ठिकाणी यायला मला याला विषय झाला, त्याबद्दल पहिल्यांदा दिलगिरी व्यक्त करतो। लोकसभेची देशाची निवडणूक तुमच्या माझ्या या देशातल्या सगळ्या सर्वसामान्य लोकांच्या भवितव्याची ही निवडणूक आहे। अनेक निवडणुका आपण पाहिल्या, पण या देशाचं नेतृत्व ज्यांच्याकडे होतं त्या सगळ्या नेत्यांनी संसदीय लोकशाही पद्धती मजबूत कशा करता येतील या संदर्भाचे अखंड प्रयत्न केले। ही पहिली निवडणूक अशी आहे स्वातंत्र्याच्या नंतर या निवडणुकीमध्ये देशाच्या समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान आणि तुम्हा लोकांचा मूलभूत अधिकार तो कसा वाचवायचा या संबंधीचा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या समोर झाला। आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण, ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे ते सत्ताधारी
ज्याचे उल्लेख मोदींच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा आधीचे वक्ते अरविंद केजरीवाल यांनी केला. आज या सत्तेचा वापर प्रधानमंत्र्यांच्या मनाच्या विरुद्ध एखादी भूमिका कोणी मांडत असेल तर त्यांना उद्ध्वस्त कसं करता येईल यासंबंधीची कामगिरी आजच्या प्रधानमंत्र्यांच्याकडून होते. जे विचारानं त्यांच्यावर नाहीत त्यांना तुरुंगात टाका. आत्ताच अरविंद केजरीवालला आपण ऐकलं दिल्लीमध्ये अतिशय उत्तम प्रशासन हे केजरीवालनी दिलं. तिथल्या शाळा शैक्षणिक क्षेत्र अतिशय उत्तम रीतीने चालवलं गेलं. लोकांना आरोग्याच्या उत्तम सुविधा ह्या ठिकाणी त्यांनी दिल्या आणि दिल्लीचा चेहरा बदलण्याच्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्ठा करणं हा आपला धर्म आहे हे समजून अरविंद केजरीवाल त्या ठिकाणी काम करतात. पण हे त्यांचं काम ज्यांना मंजूर नाही ते नरेंद्र मोदी त्यांचं तुरुंगामध्ये टाकलं. का तर कुठेतरी धोरण ठरवलं. मुख्यमंत्र्यांना राज्यकर्त्यांना वेगवेगळ्या प्रश्नावर धोरणं ठरावी लागतात आणि ते धोरण त्यासाठी त्यांना तुरुंगात टाकलं. त्यांच्या मंत्र्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. अनेक देशाच्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगामध्ये टाकलं. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की मी म्हणेल त्या पद्धतीने संसार, मी म्हणेल त्या पद्धतीनं लोकशाही हा एक कैली कार्यक्रम आज देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी घेतलेला आहे. आणि हे असंच चालू राहिलं तर माझी खात्री आहे की तुमचे माझे सगळ्यांचे अधिकार उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय हे ग्रस्त स्वस्थ बसणार नाही. त्यांनी टीकाची फाळी केली. शिवसेनेच्या संदर्भात नकली सेना म्हणजे अरे ज्या बाळासाहेब हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी तुमच्या संकटाच्या काळामध्ये तुम्हाला वाचवायचं काम केलं हे महाराष्ट्राला माहिती आहे. पण तुम्ही विसरलात. भले तुम्ही काही म्हणले किती टीकाची फाळी केली तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा तरुण आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्याचा मराठी माणूस बाळासाहेब ठाकरेंनी दिलेला विचार की जो आज उद्याची फळं घेऊन जात आहेत त्याच्या मागं शक्ती उभी केल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि तुम्ही किती त्या संबंधीची टीकाची फाळी केली तर त्याच्याकडं या राज्याचा सामान्य माणूस धुमकूनसुद्धा बघणार नाही. आम्हाला लोकांच्याबद्दल तुम्ही बोललात, सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये कुणीतरी एक भटकचा आत्मा आहे. आत्मा कधी असतो? माणूस गेल्याच्या नंतर असतो. यांना चिंता फैली आम्हाला लोकांची. भटकचा आत्मा. मी एवढंच सांगू इच्छितो की हा आत्मा तुम्हाला सत्तेहून बाजूला केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ती करण्याची ताकद तुम्हा सगळ्यांच्या मदतीनं आम्हा लोकांच्याकडे आहे. त्याची पूर्ण उपयुक्तता ही करण्याची भूमिका घेतली जाईल एवढंच या ठिकाणी सांगू इच्छितो. लोकशाही संकटात आहे, संविधान संकटात आहे, महाराष्ट्राचं हित संकटात आहे. या सगळ्यातून सुटका करायची असेल तर आपल्याला एकत्र राहावं लागेल. कुणी काही म्हणलं तर आज महाराष्ट्रामध्ये हे जे महत्त्वाचे पक्ष एकत्र आले त्या ऐक्याच्या जोरावर आणि तुमच्या पाठिंब्याच्या जोरावर उद्या ज्या वेळेला निवडणुका येतील त्या आलेल्या आहेत, चालू झालेल्या आहेत. या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करणं हे तुमचं माझं काम आहे.
मुंबई शहराच्या निवडणुका या ज्या 2 दिवसावर आलेल्या आहेत त्या निवडणुकीचा पुरेपूर लाभ तुम्ही घ्या आणि उत्तम प्रकारे या ठिकाणी भाजप आणि मोदी या प्रवृत्तीचा पराभव करा हीच विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद पवार साहेब. आणि यानंतर आता विनंती करतो अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांना की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं. आज के इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे सीनियर लीडर श्री शरद पवार जी, अरविंद केजरीवाल जी, उद्धव ठाकरे जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी नेतागण और यहाँ पर जो पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों, पूरे नौजवान साथियों और मीडिया के मेरे दोस्तों, अब तक तो भाषण सभी का आपने सुना. शरद पवार जी बात किए, उद्धव ठाकरे जी बात किए, अरविंद केजरीवाल जी ने बात किया. सभी ने बात करने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा आपको कहने के लिए. ऐसा तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब ये ऐसा हुआ, उद्धव ठाकरे जी साहब ये बफे सिस्टम बना दिए. और बफे सिस्टम में क्या होता है, जो पहले बोलते हैं, पहले जो खाते हैं उनको अच्छा भोजन मिलता है, जो बाद में बोलते हैं उनको ढूंढना पड़ता कहाँ क्या है. तो ये जो है, आज मैं हमारे उद्धव ठाकरे साहब का और शरद पवार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और हमारे नाना पटोले जी, ये सब पार्टी के लोग मिलके और गठबंधन के ओर से ये बहुत बड़ी सभा यहाँ हो रही. महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सभा यहाँ पर पहली बार हो रही है और ये शक्ति प्रदर्शन है ऐसा मैं कहूँगा. आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों ने नॉर्थ सेंट्रल मुंबई सीट से हमारे कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को भारी मतों से आप विजयी बनाएंगे. आप सब उनको जानते हैं और वो भी आपको जानती है, और बहुत से काम उन्होंने मिनिस्टर के नाते भी किया और ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे पार्टी के ओर से बहुत से काम उन्होंने यहाँ पर की. तो मेरा कहना यही है, जो लोग काम करते हैं उनको आप लोग सपोर्ट करना चाहिए. ये तो भूमि, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, ये भूमि है महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, और ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है, सावित्रीबाई फुले की है, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, टुकड़े महाराज, ऐसे कई संत इस धरती पे महाराष्ट्र में पैदा हुए और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने लड़ा. सबसे महान नायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ये धरती है. उन्हीं के वजह से आज हम कुछ रिजर्वेशन पाए हैं, या सब कुछ जो बुनियादी हक हमको जो मिले हैं ये उन्हीं के वजह से मिले हैं. बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं. अगर महाराष्ट्र में पूना पैक्ट अगर नहीं होता,
आज आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये रिजर्वेशन वहां से शुरू होगा जब बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के बीच जो एक एग्रीमेंट हुआ वो वैसा ही चलते चलते आया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी रिजर्वेशन उसको लागू किया गया। यह ऐसी भूमि है जो जिसको ये लिमिट नहीं है, मेरा महाराष्ट्र, मेरे लोग, मेरे लीडर नहीं है। ये महाराष्ट्र छोड़ के दिल्ली तक, पंजाब तक, जम्मू कश्मीर तक इन नेताओं का नाम है। महात्मा फुले सिर्फ महाराष्ट्र के लिए ही नहीं है, महात्मा फुले कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनको फोटो लगती है। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ मुंबई के नहीं, लेकिन उनको फोटो हर जगह लगती है। केजरीवाल अपने बाजू में लगा के बैठता है। मैं ये कहीं को क्यों कह रहा हूं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, संत हैं, वो सारे लोग पूरी समाज का, पूरे देश का और समाज के बारे में सोचने वाले महापुरुष यहाँ पर हुए। इसीलिए मैं उन सबको नमन करता हूं। और एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि मोदी जी हर जगह कुछ ना कुछ बोलकर वो अपना ज्ञान बोलो अज्ञान बोलो, क्या है मुझे समझ में नहीं आता, वो प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं, रोते हैं। मैं अहमदाबाद गया था, अहमदाबाद में उनकी एक रैली चल रही थी और हमारी एक रैली दूसरे जगह थी। उन्होंने वहां पर भाषण किया। भाइयों और बहनों, आप सोचिए, अगर कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनेगी तो आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ वो मुसलमानों को देंगे। और उन्होंने ये भी कहा, आपके घर में जो सोना चांदी जो कुछ भी है उसका एक्सरे करके बाहर लाकर बंटवारा करेंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। और दूसरा यहां तक भी बोला, मुझे और भी हंसी आई, अगर आपके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस सुनो मुसलमान को देंगे। ये उन्होंने कहा। आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे। ऐसे मैं समझा प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक स्टेट्समैन के तरफ रह के बात करते हैं और उस ढंग से ही बात करते हैं। लेकिन यहां तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं, जमीन से लेकर भैंस तक बंटवारा करने की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी बात किया कि मोदी सबको लेकर चलता है। जिस दिन मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूंगा उसी दिन मैं राजकीय से निवृत्त हो जाऊंगा बोले। लेकिन बोल रहे रोज उन्हों ही बोल रहे और झगड़ा उन्हों ही लगा रहे। आपस में हमारे जो झगड़े करा रहे वो उन्हों ही करा रहे। और उनका खास मकसद ये है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, गरीब, पिछड़े, इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं करना चाहते। इनको पिछड़े का पिछड़े रखना चाहते हैं। इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। देखिए 30 लाख वैकेंसीज सरकार में खाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्यों नहीं भर्ती कर रहे? वो सैंक्शन पोस्ट है और उसमें वो भर्ती करना नहीं चाहते। 30 लाख में कम से कम 15 लाख SC ST को मिलता है और बाकी के 50% अलग लोगों को मिलता है। ये सब
इतना रहने के बावजूद भी वो एम्प्लॉयमेंट के तरफ ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, महंगाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। वो हमेशा सिर्फ बात अगर करते हैं, छोटे मोटे बात करके कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। तुमने क्या किया? खासकर हमारे को बोलते रहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अब बात में अब इधर 55 साल बोल रहे हैं। हम कुछ नहीं करे होते, इस देश में संविधान अगर बचाए नहीं रख सकते, लोकतंत्र को अगर बचाया नहीं रख सकते, तो मोदी जी आप इस देश के प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं बन सकते थे। हमने उसको सुरक्षित रखा, हमने जनतंत्र को सुरक्षित रखा, इसीलिए शाह और आप उस गद्दी पे बैठे हो। और हर चीज को मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, उसका उल्लेख भी हमारे उद्धव ठाकरे जी ने किया। मोदी की गारंटी क्या है? मोदी की गारंटी ये है झूठ बोलना। 15-15 लाख रुपए देने का वायदा किया, काला धन लाकर दिया उसने, दिया मिला उसको? नहीं मिला आपको। तो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिया उन्होंने? नहीं दिया, ये भी झूठ है ना। फिर उन्होंने ये भी कहा हमारे किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा। दुप्पट हो गई किसानों की आमदनी? नहीं हुआ। तो इतना झूठ बोलने वाला प्राइम मिनिस्टर अगर किसी देश में है तो भारत में है, वो हिंदुस्तान में है, वो है मोदी जी। इसीलिए मैं उनको कहता हूं, झूठ बोलते ही रहते हैं सुबह शाम तक। उसीलिए मैं उनको ये कहता हूं, आप झूठों के सरदार हैं, आप झूठों के सरदार हो, सबको झूठ बोलते हो और देश को फंसा रहे हो। और आपके जमाने में जब 2014 शरद पवार जी और हम एक ही कैबिनेट में थे, उस वक्त पेट्रोल का दाम 66 रुपीस था, आज 104 रुपए 2024 में। तो कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी आप बोलिए? 66 रुपए को पेट्रोल देने वाली गवर्नमेंट क्या 104 रुपए देने वाली? सॉरी 1004, उसके बाद में ये 104। डीजल की कीमत 52 रुपए, अब है 92 रुपए। एलपीजी 414 रुपए, अब है 903 रुपए। आटे की कीमत 10 केजी 210 रुपए, अब है 447 रुपए। और दूध की कीमत 39 रुपीस था, आज है 66 रुपीस। तुअर की दाल 80 रुपए थी, आज है 188 रुपए। यानी आप किसी का भी दाम ले लो, मोदी के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है। और हर चीज महंगी होने के बाद गरीबों को क्या मिलने वाला है? और इनकी गारंटी कौन सी है? मैं बोला दाम बढ़ाने की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है, सत्य कभी नहीं बोले, सत्य से दूरी रहे हो। लेकिन हमने कांग्रेस पार्टी में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, हमने नरेगा स्कीम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट लाया। उसी के साथ साथ जितने भी जो प्रोग्रेसिव एक्ट थे, कानून थे, उन कानूनों को हमने लागू किया। तुमने क्या किया? तुम सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स
सीवीसी, इनका इस्तेमाल करके सबको जेल में डाले का काम किया। ये लोग सिर्फ जैसा कि हमारे अभी केजरीवाल ने कहा कि रसिया में चुनाव हो गए और बांग्लादेश में चुनाव हो गए, पाकिस्तान में चुनाव हो गए, ऐसा चुनाव करके मोदी जी भी यहाँ पर वही अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान की जनता पाकिस्तान के जैसे डेमोक्रेसी को कभी नहीं चाहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। लड़ेंगे हम। बांग्लादेश का जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे, रसिया जैसा इलेक्शन हम नहीं होने देंगे। यहाँ के लोग मजबूत है, थोड़ा वक्त देते हैं, थोड़ा वक्त के बाद अगर ठीक ढंग से नहीं चला, एक क्रांति यहाँ पर हो जाएगी। ये खास करके हमने जो आज शपथ लिया, इस देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है। इसको बचा के रहेंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। ये संविधान सबके लिए है, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये संविधान हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है। बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार, हर चीजों का अधिकार इस किताब में है। इसको छीनना चाहते हैं। मोदी जी, आप लाख कोशिश करो, आप कभी इसको छू नहीं सकते और आपकी आरएसएस भी इसको छू नहीं सकती। यह अपना दावा है जिसके लिए लोग लड़े, मरे, कुर्बानी दी, और उन लोगों के सामने ही ये कॉन्स्टिट्यूशन आप बदल नहीं सकते। और कोई बदलने की कोशिश किया तो आप समझिए बीजेपी का नाम और निशाना नहीं रहेगा। और एक मैं खास बात बोलने जा रहा हूं। मोदी जी हमेशा क्यों रोते मुझे समझ में नहीं आता। वो बोले, परसों मैं सुना, और नॉमिनेशन भरने के बाद वो लोगों के सामने लोगों को संबोधित कर रहे थे भाषण। वो क्या बोले, मैं यहां नहीं आया, मुझे मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा ने बुलाया इसीलिए मैं यहां पर आया हूं। अरे मां गंगा तो आपको कहीं से भी आशीर्वाद देती थी, वहीं से लड़ना था गांधीनगर से, वहां छोड़ के यहां आके मां गंगा बुलाई। ये धार्मिक भावनाओं को बार बार उठाना, उछालना, ये जो काम मोदी कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। लेकिन मोदी हमेशा रोते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, झगड़ा लगाते भी रहते हैं, और उन्होंने इतने माहिर है कि जो बात उन्होंने एक दिन पहले बोले, दूसरे दिन अगर कोई पत्रकार पूछा, आजकल पत्रकारों से तो नहीं मिलते, एक एक लोगों को बुलाते हैं, पहले ही वो रेडीमेड रहता है, वो रेडीमेड को वो अपने टीवी में डलवा देते हैं। अब देखे होंगे आप, एवरी हाफ एन आवर मोदी जी का चेहरा दिखता है, और मोदी जी का चेहरा दिखाते ही है हर टीवी में। और बाद में ये कहते हैं कि ये अपने मोदी जी का पॉपुलैरिटी बढ़ गया। क्या पॉपुलैरिटी बढ़ गया? तुमने तो देश को सत्यानाश किया। सबको बोले सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लिए, लेकिन सबको सत्यानाश कर दिए। यह मोदी की अवतार है। और मोदी सिर्फ
उनको जो चाहते हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, लोगों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए, गरीबों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने यही पूछा उनसे, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी, अरे भाई तुम्हारा काम बताओ, काम बता के वोट लो। उन्होंने कभी भी अपने काम नहीं बताए। एक बताया उन्होंने, मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक। आई बुलेट ट्रेन, 1 लाख रुपए जापान से कर्जा लेकर लाया और बुलेट ट्रेन मैं 2 साल में कंप्लीट करूंगा उन्होंने कहा। 2 साल गए, 8 साल गए, 10 साल गए, वो बुलेट ट्रेन कहाँ है दिख रही नहीं। खैर वो तो गरीबों के लिए भी नहीं है, इतनी महंगी है, सिर्फ अमीरों के लिए उन्होंने वो एक बुलेट ट्रेन का बताया था। तो ऐसे कई चीजें हैं कि मोदी जी अपने वक्त जो काम करने का वायदा किया था उन्होंने एक भी नहीं किया। मैं सुना जब मोदी जी की यहाँ पर रैली चल रही थी, उस वक्त यहाँ पर एक होर्डिंग गिरी 13 मई को, उसमें 14 लोग मरे, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए, दब गए नीचे। उन्होंने देखने के लिए भी वहां पर नहीं आया, वो यही मुंबई में थे। मैं पूछता हूं मोदी जी, गरीबों के लिए आपके पास यही हमदर्दी है? उनको देख भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते, जैसा मणिपुर में हो रहा है। मणिपुर में 1 साल से भी ज्यादा लोग वहां पर अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत से रेप हो गए, 60,000 70,000 लोग अपना घर बार छोड़ के चले गए, लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए। मोदी जी देश विदेश में फिरते रहे, 14 दौरे विदेश में उन्होंने किया। और इलेक्शन के भाषण तो आप पूछो मत, इतने भाषण इलेक्शन के उन्होंने इस बार किया, दिल्ली से लेकर गली तक हर जगह जाना, भाइयों और बहनों अपना ही बात करना, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और हमारे शरद पवार साहब को भी उन्होंने इनवाइट करने की बात करी। उन्होंने ये कहा कि शरद पवार जी अब ये बुढ़ापे में क्यों कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को भी वही कहा। ये लोग, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार जी हो, ये किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। वो कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तुम ऐसे लोगों के बारे में कोशिश कर रहे हो, हमको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, किसको नकली असली बोलकर तुम हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, मैं ज्यादा आपका वक्त न लेते हुए मैं यही कहूँगा, जो हमारे खास करके यहाँ के जो कोशिश कर्नाटक में हुई, हमारा वहाँ पर तोड़ फोड़ हो गया, एक बार गिराए, गिराने के बाद हमारी सरकार गिरने के बाद फिर इतने जोश में वहाँ कांग्रेस आ गई, 136 सीट लेकर बहुमत में आकर आज गारंटी दे रही। 5 गारंटी हमने जो कहा था वो हम दे रहे हैं। तेलंगाना में 6 गारंटी बोले, हम दे रहे हैं। हिमाचल में बोले हम 5 गारंटी, वो दे रहे हैं। हम ऐसी ही नहीं बोले, हम सब देखकर ही बोले हैं और उसका हमने अनुष्ठान में लाने की पूरी कोशिश की है। और ये जो कहते हैं वो कुछ भी करते नहीं, बार बार बोलते रहते हैं। और एक बात यहाँ निकली कि मोदी जी के किसके लिए कोशिश कर रहे, कि वो शाह के लिए करेंगे, क्योंकि 75 साल होने के बाद वो छोड़ देंगे और उसके बाद
शाह आ जाएंगे। अरे शाह कहां से आते? हम मोदी को ही छोड़ रहे नई जगह। मोदी ही नहीं रहेगा तो शाह कहां से आएगा? मोदी इस बार 200 पार नहीं कर सकते और इंडिया गठबंधन 300 के पार हो जाता है। यह मैं हर जगह फिरा हूं, हर स्टेट गया हूं और हर स्टेट में अंडर करंट है और मोदी डर गए हैं और डर के भयका वे बातें कर रही है। कभी कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप डरो मत, मोदी कुछ भी करने दो। अरे इस देश को तो आजादी हमारे लोगों ने दिलाई। सूली के इसमें फांसी पे चढ़े, बहुत से लोग स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़कर इस देश को आजादी दिलाए। मोदी जी की कंट्रीब्यूशन क्या है? आरएसएस की कंट्रीब्यूशन क्या है? उन्होंने देश के लिए कुछ भी किए बिना सुबह से शाम तक कांग्रेस को गालियां देना। सुबह उठते ही राम का नाम कम लेते हैं, कांग्रेस का नाम ज्यादा लेते हैं। राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, यहां तक कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भी अपनी बातें सुनाते हैं, कड़वी बातें। तो ऐसे लोग देश बना सकते हैं। तो भाइयों, मैं आपको ज्यादा बिठाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करूँगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस देश के लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। यही मैं बात आपके साथ बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और आखिरी मैं कहूँगा कि हमारे जो यहाँ पर के कैंडिडेट हैं, वर्षा गायकवाड़ जी, भूषण पाटिल, अरविंद सावंत जी, अनिल देसाई जी, संजय पाटिल, शिवसेना, अमोल कीर्तिकर, ये सभी लोग इंडिया गठबंधन के शेर हैं। ये सभी लोग ये मजबूत हमारे खंबे हैं। अगर किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, वो तोड़ने का नहीं होगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपके आशीर्वाद से चुन के आएंगे, फिर आपकी सेवा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भीम, जय भीम। सबको धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी उभं राहावं. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे. भारत माता की. वर्षाताई या संविधानाची प्रत देत आहेत.
मशाल, हात आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह लक्षात ठेवा आणि सर्वांना भरघोस मताने निवडून द्या. धन्यवाद.